भारत के शेयर बाजारों में लगातार 5 माह से गिरावट का दौर जारी है और गिरावट भी रिकॉर्ड स्तर पर हुई है। निवेशकों का लगभग 85 लाख करोड़ से ज़्यादा का घाटा हो चुका है। आखिर ये गिरावट क्यों हुई है और कौन लोग होते हैं जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं, किस किस टाइप से ये निवेश करते हैं, पूरा इसका इतिहास खंगालेंगे, पूरी विस्तार से इसकी गहराई से पड़ताल करेंगे। शेयर बाजार में जो गिरावट आई है इसका घाटा किन लोगों को हुआ है, कंपनियों को हुआ है, संस्थागत हुआ है, और जो ट्रंप के टैरिफ की बात हुई थी उसके ऊपर अभी अनिश्चितता का माहौल है, डॉलर में तेजी आ रही है। आखिर क्या कारण है, क्यों विदेशी कंपनियां अभी भारतीय शेयर बाजारों से अपना पैसा निकालने में जुटी हुई हैं और उसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ने जा रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर ओपी गुप्ता जी। आप वीडियो को आखिर तक सुनना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। बात करते हैं जी। नमस्ते सर। नमस्कार। पूरा देश में हलचल मच गई है लगातार 5 माह से और बीएसई है रिकॉर्ड गिरावट पे है। इससे पहले 1996 में इस तरह का हाल था जब भी जुलाई से नवंबर तक रिकॉर्ड गिरावट आई थी। क्या कारण है अब जो गिरावट ये आ रही है शेयर बाजारों में? करमपाल जी, जैसा आपने बताया जी कि हमारे शेयर मार्केट पिछले 5 माह से लगातार गिरावट में है जी। इससे पहले कि हम इसके कारणों को ढूंढें, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं जी, जो पैसा लगाते हैं, जो पैसा लगाते हैं जी। हर व्यक्ति पैसा लगाकर आय कमाना चाहता है और वो उस जगह पे पैसा लगाता है जहां पर के उसको आमदनी की उम्मीद होती है। बिल्कुल। जहां पे एटमॉस्फेयर पॉजिटिव या एक्सपेक्टेशन उसकी लगता है कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है, मेरे को यहाँ से पैसा मिल सकता है जी। मेनली 3 तरह के लोग हैं। एक तो रिटेल इन्वेस्टर हैं, व्यक्तिगत जिसको हम कह सकते हैं, जैसे आपको मैं हूँ, किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा सकते हैं, कोई कंपनी का शेयर हम खरीद सकते हैं, तो वो रिटेल इन्वेस्टर हो गए। दूसरे आपके संस्थागत निवेशक हो गए। संस्थागत निवेशक का मतलब ये है कि एक कंपनी है, लोगों ने उस कंपनी को पैसे दिए, लोगों को मार्केट की जानकारी नहीं है, वो कंपनी मैनेज करती है, लोगों का पैसा शेयर मार्केट में लगाती है जी। जैसे बीमा कंपनी, जैसे बीमा कंपनी है, LIC है जी। अब ये इनकी भी 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है जो कंपनी एक तो मेजबान देश की हो, जैसे भारत में बीमा कंपनी में LIC देसी निवेशक हो जाएंगे, यानी संस्थागत निवेशक हो जाएंगे। इसी तरह से कुछ विदेशी कंपनियां भी हैं जो, मान लो कोई कंपनी अमेरिका की है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अमेरिका की है, अमेरिका के लोग उसको पैसा देते हैं और वो कंपनी अमेरिका के लोगों के बिहाफ पे पैसा लगाती है और जो कमाई होती है वो कमाई से उन लोगों को फायदा होता है। उसको हम FIIs बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी विदेशी संस्थागत निवेशक। तो ये 3 कैटेगरी हैं। बाकी म्यूचुअल फंड, SIP वगैरह वो भी पैसा लगता रहता है, लेकिन मेन ये 3 चीजें हैं। अब आपने कहा कि 1996 और आज हम बात कर रहे हैं 2025 में जी। अब ये देखिए कि एक तो हमें ये देखना पड़ेगा, ये बात आपकी ठीक है कि 1996 में निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, उसकी शुरुआत 4 अप्रैल 1996 को हुई थी जी। और 1995 को बेस ईयर मानकर उनका इंडेक्स, उसकी वैल्यू 1000 थी। अब जुलाई 96 में NSE या निफ्टी इंडेक्स जो था वो केवल 1107 या 1108 था, जो कि नवंबर 96 में, यानी आप जुलाई से नवंबर 96 की बात करो तो वो घटकर मेरे ख्याल 899 या 900 के आसपास आ गया। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आपकी लगभग, आप ये कह सकते हो कि 25-26% की गिरावट या 25 से 30% की गिरावट उस इंडेक्स में हुई 1996 में। बट उस वक्त मार्केट का जो साइज था वो इंडेक्स सिर्फ आपका 1100 से नीचे था, 1100 से 900 पे आया था। ठीक। आज हम जब बात कर रहे हैं,
आज हम बात कर रहे हैं सितंबर 24 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक। जी। इन 5 महीनों में अगर हम इस ड्यूरेशन में 25-26 साल के इस ड्यूरेशन में 96 से लेकर 25 तक मार्केट साइज की बात करें तो आज आपका मार्केट साइज निफ्टी का 23-24 हजार है, 25 हजार तक जा चुका है। ठीक है जी। अब 25 हजार से घटा है तो इनमें हम देखेंगे कि अब 12% की, कहने को ये 12% है, लेकिन आप ये देखो कि हमारी मार्केट साइज जो है वो 22-23 गुना हो चुका है। बिल्कुल। यही हिसाब आपके सेंसेक्स का है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर मैं इंडेक्स की बात करूं कि 1996 में 4000 के आसपास था, 4000, 25-30 ऐसा था। अब ये आपका 86,000 टच कराया। अब 86,000 से ये 73,000 पे आ गया। तो ये जो गिरावट है, गिरावट की परसेंटेज टर्म मत देखो, आप कहोगे कि जी 96 में मार्केट ज्यादा गिरी थी, अब 12% कम है, फिर भी इतना हो हल्ला क्यों? लेकिन आप साइज देखिए, मार्केट का साइज देखिए कि मार्केट की का आकार कितना बड़ा हो गया है। अब उसमें तो आपकी 30% गिरावट भी थोड़ी लग रही थी, लेकिन आज 12% गिरावट को अगर आप 25,000 पे 12% गिरावट को कैलकुलेट करोगे तो आपकी 1996 के मुकाबले में तो मार्केट सारी ही 25% रह गई। बिल्कुल। अगर 1996 के लेवल पे बात करें तो ये गिरावट, लगातार गिरावट हो रही है। अब मेन चीज है कि हमारी अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूं, सितंबर अक्टूबर 2024 में 2024 में हिंदुस्तान में जितनी कंपनीज लिस्टेड थी या जितनी कंपनियों के शेयर में ट्रेड होता था, अगर हम उनकी मार्केट वैल्यू की बात करें, पूरे इंडिया की कंपनीज जो हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, वो 474 लाख करोड़ उनकी वैल्यू थी। ये है जब से गिरावट शुरू हुई है उससे पहले, सितंबर 2024 में के हमारी वैल्यू कितनी थी? 474 लाख करोड़ पे। अब 28 फरवरी को गिरावट के बाद हमारी ये वैल्यू आपकी लगभग 385 लाख करोड़ रुपए की रहेगी जी। यानी 85 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो गया, यानी 89-90 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। ये गिरावट है कि वैल्यू घट गई। बिल्कुल, वैल्यू घट गई तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि कंपनीज ये नुकसान क्यों हुआ? कारण क्या है? कारण क्या है जी? अब एक तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमेशा ऐसी रही हैं पिछले 10-15 सालों से कि मार्केट को सपोर्ट करने वाली रही जी, मार्केट को सहारा देने वाली रही। और जब मार्केट को सहारा मिलता है तो लोगों को ये लगता है कि ये मार्केट नीचे नहीं आएगी, ऊपर जाएगी जी, हम पैसा लगाकर इसमें कमा सकते हैं। उसमें फिर आपके रिटेल इन्वेस्टर भी आते हैं, लोग सीधी भी ट्रेडिंग करते हैं। उसमें आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी पैसा लगाते हैं और उसमें आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी पैसा लगाते हैं जी। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs कहो या विदेशी संस्थागत निवेशक कहो, वो पैसा संसार में उस जगह लगाएंगे जहां पर उनको रिटर्न की, मैक्सिमम रिटर्न की उम्मीद होगी जी। अगर उनको ये लगेगा कि हमें इस मार्केट की बजाय दूसरी मार्केट में ज्यादा रिटर्न मिलनी शुरू हो सकती है तो वो वहां से पैसा निकालना शुरू कर दें जी। तो सबसे पहला कारण प्रेजेंट जो गिरावट है उसका ये है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अपना पैसा इंडिया की मार्केट से निकालना शुरू कर दिया जी। क्या कारण है इसके? वो जो पैसा निकाला उसकी वॉल्यूम देखिए आप कितना, 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, 3 लाख करोड़ 5 महीनों में।
5 महीनों में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा वो इंडिया की मार्केट से निकालकर दूसरे देशों की मार्केट में लगा चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको ये लग रहा है कि भाई शायद इंडिया में अब प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। एक कंसेप्ट होता है प्रॉफिट टू अर्निंग रेशो, पीई रेशो हम उसको बोलते हैं। उससे ही हमें ये पता चलता है कि किसी कंपनी का शेयर वो फेयर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जी। अगर फेयर प्राइस पे लग रहा है या अंडर वैल्यूड लग रहा है तो उसको वो खरीदेंगे क्योंकि उम्मीद है कि बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ओवर वैल्यूड है तो उनको ये लग रहा है कि भाई ये पर्टिकुलर जो कंपनी है इसका तो गुब्बारा कभी भी फूट सकता है, कि भाई इसका शेयर जितने प्राइस का है उतने प्राइस की पीई रेशो के हिसाब से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि हमारा पड़ोसी देश चाइना, आप एक बात देखिए कि हिंदुस्तान में अभी एक रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोग मोनेटाइजेबल नहीं है। मोनेटाइजेबल का मतलब ये है कि आप 100 करोड़ लोगों के सहारे, भारत की पॉपुलेशन में से 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके सहारे आप सामान बेचकर कुछ कमा नहीं सकते। जी, बहुत बड़ा आंकड़ा। यानी उनके पास खर्च करने को पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो जब ये स्थिति है तो कंपनी कैसे ग्रो करेगी? जी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका नीचे जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट आपकी नीचे जा रही है, तो इससे तो स्थिति हमारी और वर्ष होगी ना। जी। और दूसरी तरफ चाइना ने अपनी कंपनीज को कुछ सहायता दी है और वो सहायता देने के कारण उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नजर आने लगी है कि भविष्य में ये कंपनी अच्छा कर सकती है। जी। तो इंडिया से पैसा निकलकर चाइना में जा रहा है। दूसरी तरफ जो अमेरिका है, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड की परसेंटेज बढ़ गई कि वो जो इन्वेस्टर इंडिया में आना चाहते थे अगर उनको वहीं पे रिटर्न अच्छी मिलेगी तो वो किसी देश में नहीं जाएंगे। बिल्कुल, वो वहीं पर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप ये कह सकते हो। जी, यहाँ दो बात आई हैं। एक तो पिछला लोकसभा चुनाव था, वहाँ हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने उसमें कहा था कि शेयर बाजार में आप पैसा लगाएं, पैसा बहुत बढ़ेगा। एक जो आपने कहा कि 100 करोड़ लोग मोनेटाइजेबल नहीं हैं, यानी कि उनसे पैसा लगा के कुछ कमाई नहीं हो सकती, वो खर्च करने की स्थिति में नहीं है। तो ये जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बातें हो रही हैं और जो हमारे मंत्री तक चुनाव में ये कह रहे हैं कि आप शेयर बाजार में पैसा लगाएं, तो ये दो बातें किस तरह की विरोधाभासी हैं अर्थव्यवस्था को लेकर? आपको आपकी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की है या $30 ट्रिलियन की है, इस चीज को भूल जाओ आप। बड़ी इकोनॉमी होने से कुछ नहीं होता। इकोनॉमी आपकी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जी। बड़ी होने का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी बड़ी है, लेकिन अगर बड़ी इकोनॉमी के अंदर 2-4% लोगों के पास पैसा है और 95% लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो कभी भी अच्छी इकोनॉमी नहीं बन सकती। जी। अच्छी इकोनॉमी वो होगी जिसमें इनइक्वालिटीज कम से कम होंगी, लोगों के पास पैसा होगा, लोग खर्च कर सकेंगे, तभी तो डिमांड होगी। और बिना डिमांड के कोई प्रोड्यूस क्यों करेगा? जी। और अपने देश में तो यही अलामत रहा है कि जो पैसा सिर्फ कुछ लोगों तक सिमटता जा रहा है। बिल्कुल सिमटता जा रहा है। तो वो एक प्रॉब्लम है, यही एक कारण है, बड़े कारणों में से है। दूसरा कारण हमारे महंगाई का है। अक्टूबर से लेकर अगर आप जनवरी फरवरी तक के डेटा देखें, अक्टूबर में हमारी महंगाई दर 6% से ज्यादा थी, जो कि जनवरी में 4.3 या 4.4 के आसपास आ गई। ये कम तो हुई है, लेकिन अभी भी दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा है। तो ये भी एक कारण है। फिर आप ये कह सकते हो कि जो हमारा 23-24 का साल था, फाइनेंशियल ईयर 24, तो उसमें अगर हम अपनी ग्रोथ रेट देखें, वो ग्रोथ रेट हमारी 6.4% थी इकोनॉमी की, जो कि पिछले 4 सालों में लोएस्ट थी। जी। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि भारत की इकोनॉमी में सुस्ती छा रही है जी, या भारत की इकोनॉमी स्लो डाउन के, और जब स्लो डाउन हो गया तो निराशाजनक माहौल होगा। और शेयर मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक बुल्स होते हैं, एक बियर होते हैं। जब निराशात्मक माहौल होता है तो बियर्स डोमिनेट करते हैं, यानी वो मार्केट को और गिराएंगे और गिराएंगे और गिराएंगे। और जब ये लगता है कि प्रॉफिट आने वाला है, बुल्स डोमिनेट करते हैं तो मार्केट आपकी और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाती है जी, ये है। एक और बड़ा कारण जो है वो ट्रंप की जिद है। जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं ट्रंप जी, उनकी जिद है। उन्होंने कहा कि जिस जिस देश के साथ हमारा ट्रेड बैलेंस नेगेटिव है, यानी हम उनसे इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं लेकिन वो हमारा माल कम मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट वहाँ से कम कर पाता है अमेरिका, लेकिन अमेरिका इंपोर्ट ज़्यादा करता है। तो वो ये कहते हैं कि भाई या तो आप अपने टैक्स ठीक करो, नहीं तो जितने टैक्स तुमने लगाए हुए हैं उतने ही टैक्स मैं लगाऊंगा, जिसको कि रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम दिया गया। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ से होगा क्या, पूरे वर्ल्ड में एक ट्रेड वार शुरू हो जाएगा। और ट्रेड वार शुरू होने का नुकसान डेवलपिंग और सभी देशों को होगा। जैसे 4 मार्च से उनका पहला निशाना कनाडा और मेक्सिको है कि कनाडा और मेक्सिको पर उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया है। फिर अगला नंबर चाइना का है 10%, चाइना ने उसके विरोध में अमेरिकन सामान पे लगा दिया। इंडिया का नंबर अप्रैल में आएगा कि इंडिया पे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अप्रैल से शुरू होना है। अनिश्चितता का माहौल है। और जब अनिश्चितता का माहौल होगा तो शेयर मार्केट के और डाउन जाने की संभावना बनती है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है पैसा लगाने में घबराता है जी। और साथ में जब से ट्रंप आए हैं तब से जो डॉलर के में जो तेजी आई है उसका भी कुछ असर बिल्कुल होता है। वो असर होगा। हमारी करेंसी कितनी मजबूत है इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारी करेंसी डाउन जाती रहेगी तो हमें निश्चित मानिए कि बाहर ज्यादा पैसे का सामान लोगों को देना पड़ेगा जी। और अब तो हमारी स्थिति ये हो रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी ही छापी हुई करेंसी डॉलर के मुकाबले खरीदनी पड़ रही है कि डॉलर खर्च करके हम अपनी ही करेंसी को खरीद रहे हैं ताकि हम कहीं डॉलर के मुकाबले में रुपए को हम स्थिर कर पाए जी। तो ये बड़ी कारण है कि शेयर मार्केट गिरने के। और अगले 2 महीने तक जब तक अमेरिकन टैरिफ की अनिश्चितता रहेगी तब तक माहौल बाजार लगातार गिरता ही रहेगा और ज्यादा नुकसान अब नहीं होगा। अनिश्चितता रहेगी। हो सकता है कुछ समय बीच में कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो बढ़ भी जाए, लेकिन जब तक अनिश्चितता रहेगी तब तक मार्केट को पॉजिटिव सेंटीमेंट्स मार्केट को नहीं मिले जी। तो इस माहौल में हमारी सरकार और आरबीआई ये क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कदम इनको उठाने चाहिए? नहीं, इसमें तो मेन चीज ये है कि जब तक हमारी इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो, इकोनॉमी रिवाइव का मतलब ये है कि हमारी या तो एम्प्लॉयमेंट के डेटा हमारे इंक्रीज हों या हमारी मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ दिखाई दे। मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ कब होगी? मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ तब होगी जब लोग डिमांड करेंगे। लोग डिमांड कब करेंगे चीज़ों की? जब उनके पास पैसा होगा। तो हमारी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए? हमारी पॉलिसीज, मैं ये कहता हूं कि जो पैसे का फ्लो है नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में पैसे का फ्लो जब तक आपके 100 करोड़ लोगों की तरफ नहीं होगा जिनके पास खर्च करने को पैसा नहीं है, क्योंकि जब उनके पास पैसा आएगा तभी वो डिमांड करेंगे। बिल्कुल। जब वो डिमांड करेंगे तभी प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब जब तक पैसे का फ्लो उनकी तरफ नहीं होगा तो हमारी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि पैसे का फ्लो लोअर इनकम ग्रुप की तरफ बढ़े, अमीरों की तरफ ना बढ़े। अमीरों की तरफ बढ़ेगा तो
वही देश के अंदर आपके 15 से 20 करोड़ लोग हैं जिनको विदेशी कंज्यूमर मानते हैं, जिनको कारपोरेट कंज्यूमर मानता है, उनके भरोसे मतलब 15 करोड़ आप मान लो कि मैक्सिको जितनी पॉपुलेशन। अब मैक्सिको की पॉपुलेशन कितनी है और उनके कंज्यूमर्स के बेस पे हम इतनी बड़ी इकोनॉमी को नहीं संभाल सकते। जी, तो निर्मला सीतारमण जी, जो गरीब लोगों पर टैक्स थोपती जा रही हैं और जो अमीर हैं, बड़े जो पूंजीपति हैं, वो टैक्स जीएसटी कम दे रहे हैं, बल्कि आम आदमी टैक्स ज़्यादा दे रहा है, वहाँ उनको इस माहौल में ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है। नेचुरली मैंने तो आपको पिछले वीडियो में एक वीडियो में कहा था कि भाई ये ठीक है, मेरे को भी अच्छा लगता है कि 12 लाख रुपए इनकम टैक्स की छूट मिल गई, आपको भी अच्छा लगेगा इंडिविजुअली अगर हम बात करें, और गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा इससे। बल्कि बाद में तो जो डाटा है वो उन्होंने ये कहा कि 1,80,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स में बढ़ेंगे। अब ये कौन सी इकोनॉमिक्स है, कैसी कैलकुलेशन है, मेरे को समझ में नहीं आती कि जब आप सबका इनकम टैक्स कम करते जा रहे हो तो इनकम टैक्स कलेक्शन कहाँ से बढ़ेगी? इसका मतलब देश के लोगों की आय बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तभी तो आपकी इनकम टैक्स की कलेक्शन ज्यादा होगी। अगर इसकी जगह जीएसटी को रैशनलाइज करके जीएसटी में 1 लाख करोड़ रुपए का कम रेवेन्यू साल में करके के कलेक्शन कम करके अगर कोई को पॉलिसी बनती तो उसके ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मेरे हिसाब से आ सकते थे और इकोनॉमी को फायदा हो सकता था। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा और विस्तार से आपने बिल्कुल बता दिया है कि शेयर बाजार में गिरावट के क्या कारण है, क्यों गिरावट हुई है, और लगातार 5 महीने से जो गिरावट का दौर चल रहा है, 85 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो फटका है निवेशकों को लग चुका है और बाजार में अभी भी अनिश्चितता का माहौल है। आज 1 मार्च को भी जब बाजार खुला है, कल शुक्रवार को बाजार खुला था, तो भी शुरुआत उसकी गिरावट से हुई थी। अभी छुट्टी है शनिवार इतवार की, उसके बाद मार्केट का क्या माहौल रहेगा उसके ऊपर लगातार हम नज़र रखेंगे। और आप वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप अपने कुछ सवाल हैं तो इससे रिलेटेड वो भी लिखना, और गुप्ता जी से हम जो लगातार अगली वीडियो में बात करेंगे तो उन सभी सवालों को भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत बढ़िया सर, आपने बिल्कुल विस्तार से जानकारी दी है और मार्केट अनिश्चितता माहौल रहेगा। एक बहुत बड़ा आंकड़ा आपने बताया कि 100 करोड़ लोग अभी मोनेटाइजेबल नहीं है, यानी पैसा खर्च करने की क्षमता नहीं है। ये बहुत आंखें खोलने वाला आंकड़ा है कि हमारी देश की हालत क्या है। अगली वीडियो में फिर बात करते हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।